नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। बच्चा, आज का जो क्लास होने वाला जबरदस्त होने वाला। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 6ठा अध्याय। ठीक है। और हाँ बउआ सब, एक से पहले 5 अध्याय कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार अध्याय है, वो देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग तो पूरे अध्याय को देखना जरूरी है। जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से हम समझा रखे हैं। तो आइए ना, अब हम लोग देखते हैं 6ठा अध्याय, रोजगार एवं सेवाएं। तो कुछ बच्चा जो है कुछ बच्चे का जो कमेंट्स रहता है बार बार, यहीं पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं। सर कोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा, 3 बार बोल दिए। जैसे बोलते हैं कबूल कबूल कबूल। ठीक है। चलो कोई नहीं। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र मतलब 6ठा अध्याय, रोजगार एवं सेवाएं। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो ये पहले समझ लेते हैं क्या क्या इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं रोजगार के बारे में देखेंगे और सेवाएं के बारे में समझेंगे। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है, और एक और चीज नहीं लिखा हुआ, उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आता है। सेवा क्षेत्र में जो है भारत का जो है योगदान क्या है। ठीक है। दूसरी बात की आर्थिक आधारभूत संरचना, ये सभी टॉपिक इस अध्याय में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक बात, सीधी बात समझ लो कि पूरा अध्याय हम लोग इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। ओके डन। चलो भैया शुरू करें। बोलो, आप कहेंगे रोजगार एवं सेवाएं की बात चल रही है तो आप एक बात बताओ, एक बात बताओ। ठीक है। क्या बताना है सर? एक बात बताओ कि रोजगार कहेंगे केकरा? हाँ बताओ तो केकरा कहेंगे रोजगार? कोई बच्चा कमेंट करके बता दो, रोजगार किसको कहेंगे? रोजगार सर किसको कहते हैं, बता दो। रोजगार, हम बेरोजगार हैं, क्या कहते हैं? हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार। ठीक है। बेरोजगार है मतलब हमारे पास रोजगार नहीं है। क्या है? हमारे पास रोजगार नहीं है। और रोजगार क्या होता है? रोजगार दूसरी शब्द में बोलो तो काम। ठीक है। काम, क्या बोलो तो काम। बच्चा पॉइंट्स टू पॉइंट्स को समझेंगे तब जाके मजा आएगा। एक चीजों को दूसरे चीज से जोड़ के हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप चुपचाप नजरें जमाए रखें, समस्या हो, दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट में चिपका दें कि सर यहाँ पे ये चीजें हमें नहीं समझ में आए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ओके। रोजगार देखो, सीधी सी बात समझो, रोजगार को दूसरे रूप से कह सकते हैं काम। अरे काम धाम न हो तोरा, बोलता है ना कि काम धाम न हो तोरा, मतलब रोजगार न है। रोजगार है कि न है? अब दूसरी बात की देखो, बेरोजगारी की बात करते हैं हम लोग, कहता है लड़का बेरोजगार है। ठीक है। लड़का बेरोजगार है, एक से बियाह हुआ ना करेंगे, इसलिए लाइफ में क्या चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके हमारा क्या होगा? जीवन यापन होगा, तभी ना हमको पैसा मिलेगा जी। काम करेंगे तब ना हमको कोई पैसा देगा, और पैसा मिलेगा तभी ना हम अपना जीवन अर्जित कर पाएंगे, खा पी पाएंगे। है कि नहीं जी? बोलो ना। हाँ बोलो। बच्चे, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है। मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं, आप भी ये चीजें फील करोगे कि सर जो है आर्यन सर हमारे सामने बैठे हैं, तब जाके मजा आएगा। एकदम पूरा मजा ले लेके पूरे अध्याय को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। तो बाबू यहां पे समझो, हम लोग को क्या क्या मिलेगा? खाना पीना। हमारा जीवन जो है क्या होगा? जीवन जो है इसी पे चलेगा। अब बिना पैसा के चलेगा जी? नहीं चलेगा। ठीक है। चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। ठीक है। क्या चाहिए? पैसा। पैसा के बिना कुछ है? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? बोलो ना। मिलेगा? कहेंगे नहीं सर, नहीं सर। तो अपनी जीवन जीने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। क्या कहेंगे? रोजगार कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो, ये चीज समझ में आ गया? आया 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 आया। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार करेंगे। किस प्रकार करेंगे समझना मेरे बच्चे। यहाँ पे थोड़ा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। ये सब नहीं करना है, अध्याय को समझ लेना है। ओके, आ जाओ आ जाओ। क्या है? आजीविका। ठीक है। आजीविका, हम अपनी जीवन को जीने के लिए, अर्जित करने के लिए, अब आजीविका अर्जित करने के लिए, चलाने के लिए
किया जाने वाला जो कार्य है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रोजगार कहेंगे। कार्य जो है उसी को हम लोग कहेंगे रोजगार, जिससे हम अपनी जीवन को, ठीक है। अरे भैया क्या हुआ, ये कलम कौन सा आ गया, हाँ ठीक है। अपनी जीवन आजीविका अर्जित करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, अपनी जीवन को चलाने के लिए, आजीविका अर्जित करने के लिए कुछ ना कुछ काम, सीधी किताबी भाषा को मारो डिशो गोली, ठीक है। सीधी बात समझना, हम अपनी जीवन यापन करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का कार्य करते हैं। वो जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। तो कार्य को ही क्या कहेंगे, रोजगार कहते हैं। बोलो कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो। एक किसान जो है कहाँ काम करेगा, खेत में। एक व्यापारी जो है क्या करेगा, व्यापार करेगा। चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, क्या करेगा वो। अब जींस शर्ट बेच रहा है ठेला पे, वो क्या है, व्यापारी है। सेब संतोला बेच रहा है, वो क्या है, व्यापारी है। अब बड़ा बड़ा सोना चांदी बेच रहा है, वो क्या है, व्यापारी है, ठीक नहीं। मजदूर हो गया, मजदूर का कार्य क्या होगा, मजदूरी। क्या होगा, मजदूरी। इसका रोजगार तो यही हो गया, रोजगार यहीं से होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं सेवा, ठीक है। थोड़ा लोग को बोलते हैं ना बार बार की पढ़ा करो, बोलो हाँ कि ना, कहेंगे जी सर बिल्कुल। आप बोलते हैं बार बार की पढ़ाई करो, ठीक है, पूरी तरह से पढ़ाई करो, एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, सब्जेक्ट को समझा करो, तब जाके मजा आएगा। ये नहीं कि आए अनामुची ढंग लिख दिए गुरुजी चेतंग, नहीं, उस तरह से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एक एक चीजों के बारे में समझेंगे। और एसएसटी पेपर जो है बच्चा, बहुत बच्चे इससे नफरत करते हैं, बहुत बच्चे। इसलिए मेरा जो अंदाज रहता है एकदम अपने देसी भाषा, अपने गांव की भाषा, आपका अपना भाषा, आप जिस भाषा में समझते हो, हम उसी भाषा में प्रयत्न करते हैं कि आपको हम समझाएं, ठीक है। मुझे शौक नहीं है कि इस तरह से बोले, समझे। मैं भी बोल सकता हूँ जिससे उस तरह के जो बोला जाता है, लेकिन मैं आप लोग के वजह से इस तरह की भाषा बोलते हैं, ताकि बच्चे हर चीज को समझ सके। हम बड़ा सा वो वाला बड़ा टीचर वाला स्टाइल नहीं देते हैं अपने बच्चे को। जिस बच्चे, बिहार के जो बच्चे हैं, जिस भाषा में समझ सके उसी भाषा को हम अपना लेते हैं। बोलो, एक बार बोलना, ठीक है ना भाई। ओके, तो सेवा के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जब रोजगार जो इसमें क्या होता है, शरीर और शारीरिक और मानसिक दोनों इसमें लग जाता है, ठीक है। जब रोजगार जो है शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं शिक्षा के अनुसार मिलता है, उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब बोलो यहाँ पे सेवा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं देखिए तो एक ही पहलू के दो पहिए है, एक ही पहलू के दो पूरक बोल सकते हैं, एक ही पहलू के दो पहिए है, बोल सकते हो ना, एक ही पहलू के दो पहिए, इस तरह से। मतलब कि जब हम सेवा की बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा किसान खेत में काम कर रहा है शारीरिक रूप से, व्यापारी व्यापार कर रहा है लगा लगा के। यहाँ पे जब शारीरिक जो सेवा की हम लोग बात कर रहे हैं, जब रोजगार शारीरिक क्षमता, मतलब एक होता है शारीरिक क्षमता, पूरे एकदम हट्ठा कट्ठा ओकरा दे दिया, गार्ड बना दो, उसको बाउंसर बना दो, तो वो किसी ना किसी प्रकार से अपने हिसाब से काम करता है। दूसरी बात, कार्य की क्षमता, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। शिक्षा के अनुसार अगर मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। लेकिन सेम है, दोनों जो है कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। दोनों रोजगार में भी कार्य करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं पैसा आपको मिलेगा। ये चीजें अगर समझ जाओगे, पूरा अध्याय समझना आसान है। इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, डोंट वेरी, ठीक है। जब रोजगार शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं शिक्षा के अनुसार मिलता है, तो उसे ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आगे चल के हम समझेंगे कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, ठीक है। रोजगार एवं सेवाएं जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, बराबर है, ठीक है। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सेवा क्षेत्र को हुई आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बोला जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बोला जाता है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बोला जाता है। आर्थिक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्थिक विकास,
ठीक है। आर्थिक विकास जो हो गया आपका, आर्थिक विकास क्षेत्र जो है, ठीक है, आर्थिक विकास क्षेत्र में आपका पहला आ गया कृषि क्षेत्र, ठीक है, याद रखना बच्चा पार्टी, कृषि क्षेत्र। आपका दूसरा क्षेत्र हो गया, आप लोग का दूसरा हो गया, दूसरा हो गया उद्योग क्षेत्र, उद्योग, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा आप लोग का हो जाता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। उसको, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। कृषि क्षेत्र को बोला जाता है ठीक है, प्राथमिक, प्राथ प्राथमिक क्षेत्र, क्या बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। और इसको बोला जाता है द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र। और इसको बोला जाता है तृतीयक, ठीक है, क्या बोला जाता है, तृतीयक, तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, इसी को बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र। बोलो, ये आप लोग इस तरह के प्रश्न आप लोग को मिलेगा आगे, हम और इसमें चीजें बता देंगे आप लोग को, तो बेहतर समझ में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। और ये जो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र से ही, सेवा क्षेत्र से ही क्या होता है, सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र का अगर देखिएगा, हम आप लोग को पहले पढ़ाए थे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में जो है, ठीक है, जीडीपी में जो है 55%, कितना, 55.1% इसका योगदान है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों मिला के 45.1% जो है, 45.9 होगा ना। चलो आगे हम दिखा देंगे आप लोग को, टेंशन मत लो, देखो यहीं पे लिखे होंगे हम। हाँ, कहाँ गया भैया, ओ माय गॉड, किधर गया। चलो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, चलो कोई नहीं, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे ही। चलो पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, आगे की बात बाद में, ठीक है, आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र को हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किए हैं, सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो है कितना, 55.1% योगदान है। जबकि कृषि, हाँ देखो 44.9% है ना, वही 45% हुआ। जबकि कृषि और उद्योग का, जबकि कृषि और उद्योग का अगर देखा जाए, जीडीपी, जीडीपी अगर देखा जाए इस दोनों का, तो 44.9% है। और इस सेवा क्षेत्र अकेले जो है जीडीपी देता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है, ठीक है, कितना है, 55.1%। बोलो आप लोग को जीडीपी हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, बोलो जी। ओके, चलो यहीं पे था, हम ढूंढ रहे थे बाहर। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान से ये भी देख लो भाई, जो मैंने आप लोग को बताया जस्ट की, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक, तृतीयक जो होता है, तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को ही बोला जाता है कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को ही बोला जाता है सेवा क्षेत्र। अब बात आता है बच्चा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र बोले तो प्राकृतिक क्षेत्र, सीधी बात समझो, प्राकृतिक क्षेत्र इसलिए बोले आपको क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कृषि, कृषि आधारित किस चीज पर रहता है, प्राकृतिक से आधारित है। पशुपालन प्राकृतिक से ही आधारित है। आगे देखो वन की, किसे प्राकृतिक से ही आधारित है। खनन, ये सब जो है कहाँ से, ये सब क्षेत्र कहाँ आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ऑप्शन दे देगा कि क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में
कौन है, ठीक है। इस तरह का अगर प्रश्न पूछे और ऑप्शन दे दिया आप लोग को, ए में दे देगा मान लो संचार, ठीक है, संचार दे देगा, ठीक। बी में आप लोग को दे दिया विद्युत, विद्युत, और 3 में आप लोग को, सी में जो है आप लोग को दे दिया क्या दे दिया, परिवहन, लिख लो परिवहन, परिवहन। और डी में जो आप लोग को दे दिया, डी में आप लोग को दे देता है मत्स्य पालन। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे सर आपने तो यहाँ पे लिखवे नहीं किए हैं मत्स्य पालन, कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने आप लोग को इसलिए ट्रिक बताया, प्राकृतिक से रिलेट करो, ठीक है, प्राकृतिक से रिलेट करो। जो चीजें दिख जाए कि आपको प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहा या प्राकृतिक रूप से आधारित है वो, तो उसको हम लोग सीधी बात क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संचार होगा जी, ये जो आने इधर उधर उधर जो होता है संचार, संचार के बारे में हम आपको बताएंगे आगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इधर की समाचार वहां तक देना संचार में होता है। विद्युत, परिवहन, यातायात जो होता है परिवहन, विद्युत तो जान ही गए, ठीक है। मत्स्य पालन, अगर मत्स्य पालन देखो तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, ये प्राकृतिक रूप पे आधारित है, प्राकृतिक रूप से आधारित है। तो आपका आंसर होगा सर मत्स्य पालन में टिक लगा दिया। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोला जाता है उद्योग क्षेत्र। जैसे इसमें होता है निर्माण, निर्माण कहाँ होगा, उद्योग में ही होगा। विद्युत का जो है, विद्युत क्या हो जाएगा, विद्युत द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। वहां पे भी बड़ा बड़ा जो है चीजें लगाई जाती है, वो विद्युत क्षेत्र का, विद्युत उद्योग भी होता है, बहुत सारी चीज वहां पे बनता है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो ये सब जो है कहाँ, द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि उद्योग क्षेत्र में आ जाता है। गैस हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ये सब। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे होता है सेवा क्षेत्र। क्या होता है, इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे का सेवा करना, एक दूसरे के लिए सेवा करना, मतलब दूसरे के लिए काम करना ही क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र में कहलाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे है परिवहन, कोई गाड़ी वगैरह यहाँ से यातायात सुविधा के लिए हम यहाँ से वहाँ गए, तो हमें पैसा तो वो सिर्फ अपनी जीवन यापन करने के लिए ले रहा है, लेकिन सेवा वो हमको दे रहा है। आपके गांव मोहल्ले में अगर दुकान है तो सेवा दे रहा है, क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे सेवा दे रहा है। वित्त, संचार, भंडार, व्यापार वाला इस सब चीज को क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र में बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत जी, यहां तक समझने में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो बोलो। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृषि क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र बारीक से एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे तो मजा आएगा। कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है भैया, बता दो एक बार। सर अभी आपने बोला प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलो, क्या बोलो, प्राथमिक क्षेत्र बोलो इसको। कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। भारत जो है मेरे बच्चा, भारत में सबसे ज्यादा किसानी होती है, खेती होती है, इसलिए भारत को जो है क्या बोला जाता है, कृषि प्रधान देश। क्या बोला जाता है, भारत को कृषि प्रधान देश, ठीक है। भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, यहाँ किसान प्रधान प्रधान देश है, ठीक है। भारत को क्या बोला जाता है, भारत को कृषि, ठीक है, कृषि प्रधान देश बोला जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं, भारत जो है अभी भी भारत में 70% लोग जो है किस पे आश्रित है, कृषि पे आश्रित है। जमीन कम होता जा रहा है, ठीक है, जमीन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और क्यों, अब देखो भैया, पहले लोग जो था इतना इतना था, ज्यादा नहीं था, इतना इतना था। ये स्पेस मान लो, ये क्या है, ये मान लो आप जमीन का टुकड़ा है, ठीक है भैया, ये मान लो जमीन का टुकड़ा है। ये क्या है, ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन, धरती बोलो, जमीन बोलो, कोई नहीं, ठीक है। और ये क्या है, लोग है, ये क्या है, लोग है, ठीक है। लोग पहले कम था, लेकिन यहाँ पे हम दो हमारे 6, 77, 78 सब हुआ है, हम दो हमारे 6, ये कहानी आज से न, हम दो हमारे 4, 5 जो हो रहा है वो बहुत पहले से। अब इस चीज पे जो है सरकार ने रोक लगाया है, लोगों को समझाया, लोग शिक्षित होते जा रहा है,
तो अब जो है हम दो हमारे दो की कहानी कहीं ना कहीं अब लोग मानते भी हैं, लेकिन अभी भी बेटवा के चक्कर में जो है 3-4 गो और बच्चे का जन्म हो जाता है। ये चीज आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज गांव समाज में इस चीज को देखने को मिलता है। तो देखो जनसंख्या जो है कितनी पर दर कितनी बढ़ती जा रही, बहुत बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और जमीन जो है हमारे पास जो था क्या हो रहा है, जमीन जो था हमारे पास वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं लोग बढ़ते जा रहा है। उसके बाद इसी में कहीं ना कहीं क्या देखते हैं हम, फैक्ट्री बन गया, फैक्ट्री, उद्योग, ठीक है, उद्योग, ठीक है, ये सब फैक्ट्री बन गया, उद्योग बन गया। तो किसानों को खेत करने के लिए क्या हो रहा है, जमीन की कमी पड़ रही है, जमीन कम होता जा रहा है और लोगों की संख्या अधिक हो रही है और बेरोजगारी जो है अधिक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बेरोजगारी अधिक बढ़ रहा है। और बेरोजगारी अधिक बढ़ने का मेन रीजन है जनसंख्या, जनसंख्या अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, जनसंख्या अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब एक चीज और समझो, कुछ कुछ ऐसे जॉब्स वगैरह है जहाँ पे हम लोग नौकरी करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक है, प्राइवेट का नहीं, बिहार में कोनो उपाय नहीं है प्राइवेट में भी, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ सरकारी में, यहाँ पे मान लेते हैं, हालांकि सीट तो ज़्यादातर खाली ही रहता है, लेकिन मान लो यहाँ पे ज़रूरत है 5 आदमी का इस क्षेत्र में, ठीक है, ये क्षेत्र में 5 आदमी की ज़रूरत है। तो पहले से अगर यहाँ पे 5 गो रहेगा, या मान लो कि यहाँ पे बी क्षेत्र में जो है, बी क्षेत्र में 4 गो है और जरूरी है एगो का, एक सीट खाली है, और जनसंख्या जो रहता है 5 लाख रहेगा, 1 लाख मान लो, 1 लाख ज्यादा नहीं, ठीक है, अभी तो उतने 1 लाख, और एक सीट के लिए कितना आदमी है, 1 लाख लोग कंपटीशन करेगा। और जो 1 लाख मतलब 99 लाख को लोगों को जो है 99,99,000, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, तो जो है 1 लाख लोग से जो है एक संख्या कम कर दो 1 लाख में, ठीक है, उससे अधिक पढ़ना होगा, तभी जाके जो है क्या होगा, ये आप यहाँ पे पद पे आ सकते हैं। क्या हो जा रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये बात पे नहीं कमेंट करना, सॉरी 1 लाख 9 लाख वाला बात बिल्कुल नहीं कमेंट करना है, बस समझ में आ गया, नहीं तो अभी फुल मैथ बता देते हैं यहाँ पे, ठीक। चलो आ जाओ, हम लोग देखते हैं उद्योग क्षेत्र, ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको कौन सा क्षेत्र में रखा जाता है भाई, द्वितीयक में, इसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो है रोजगार का दूसरा क्षेत्र, क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो उद्योग क्षेत्र है, जो द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र जो है, इसमें जो है द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है, देखिए आपने उद्योग है, उद्योग है, गैस है, क्या देखे आपने, गैस है, विद्युत विभाग आ जाएगा, ठीक है, विद्युत विभाग आ जाएगा, जलापूर्ति आ जाता है, ठीक है, ये सब जो है आपने इसमें देखा, ठीक है, इसमें देखा। यहाँ पे जो है एक चीज गौर करना, इसमें लोगों को जो है इस सब क्षेत्र में, उद्योग में कौन काम करेगा, मजदूर लोग काम करता है, मजदूर, ठीक है, और यहाँ पे भी लोग काम करता है, यहाँ पे भी लोगों को लोग चाहिए काम करने के लिए, वर्कर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, यहाँ पे भी लोग चाहिए, यहाँ पे भी लोग चाहिए जो काम कर सके, ठीक है, जो काम कर सके, ये चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए गौर से, तो इस क्षेत्र में जो है कोई उद्योग है, वहाँ पे लोगों का जरूरत पड़ता है, गैसे वाला काम में गैस जहाँ बनता है, जिस तरह सिलेंडर पैकिंग होता है, सिलेंडर बनता है, पेंटिंग वेंटिंग सब चीज़ में वहाँ भी लोग चाहिए, विद्युत वाला में भी लोग चाहिए, जलापूर्ति अकेला तो नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। तो इस सब में जो है, इस सब को क्या बोला जाता है, रोजगार का जो है दूसरा क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र है,
ठीक है, इसमें ज़्यादा रोजगार होता है। इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है और द्वितीयक क्षेत्र को हम माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को जो है माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसी को आप क्या जानते हैं, उद्योग क्षेत्र के नाम से। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के नाम से। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो बच्चा मिस नहीं करना है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प, मतलब हस्तशिल्प का मतलब हो गया हाथ से बना हुआ चीज। ठीक है, हाथ से बना चीज। ठीक है, ओके, तो बोलो आप समझे उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आता है और उद्योग क्षेत्र को क्या बोला जाता है, और उद्योग क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, माध्यमिक क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और उद्योग क्षेत्र में जो है क्या होता है, ये उद्योग क्षेत्र में रोजगार का दूसरा क्षेत्र किसको बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र को बोला जाता है। बोलो चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र, जिसको बोला जाता है तृतीयक, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र इसको बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। और इसमें जो है इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद में मैंने बताया, सकल घरेलू उत्पाद बोले तो जीडीपी में इसका कितना योगदान है, 55.1% इसका योगदान बताए थे ना। और कृषि और उद्योग मैंने इधर बता देता हूं फिर से याद रखने के लिए, कृषि तथा उद्योग ये दोनों क्षेत्र मिला के कितना जीडीपी है इसका, 44.9%। ओके, इतना। अब आया है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में समझते हैं, सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें भी रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें जो है लोग ज़्यादातर जो होते हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे ज़्यादातर सेवा क्षेत्र में लोग होते हैं जो कुछ कर सके। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, मान लेते एक मोटिवेशनल लाइन से समझ लो कि देखो जो पढ़ा लिखा नहीं है, लास्ट में उन्हें पता चलता है कि भैया हमें जो पूरी तरह से नहीं पढ़ा है या कम सम पढ़ लिया काम चलाओ, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी सेट हो जाता है आज के डेट में। पहले के ज़माने की बात मत सोचो, क्योंकि हर जगह तुम्हें बात करने के लिए आना चाहिए, किनसे किस प्रकार से हमें बात करना होगा। तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए पढ़ने के लिए, आप लोग ध्यान नहीं देते। इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखा कीजिए, ठीक है, तब जाके होगा। कहीं जाओगे तो उनके बारे में पता रहेगा, किस जंक्शन पे उतरे नहीं उतरे, कहाँ है नहीं, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। अब मान लो किसी को किसी प्रकार का नॉलेज ही नहीं है, वो बड़ा बिजनेस कर पाएगा, संभव नहीं, जोर नहीं पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा, चीज़ों को समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या रखना है नहीं रखना, इसलिए पढ़ना जरूरी। ठीक है, हमेशा आप लोग को बोलते हैं पढ़ाई को पढ़ाई के तरह लीजिए, एकदम मज़े के साथ पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में जो है दिन प्रतिदिन रोजगार का जो है अवसर उपलब्ध हो रहा है। और तृतीयक, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, संचार हो गया, ये सब क्या आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। और एक बात याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र को जो है, ठीक है, सेवा क्षेत्र को यहाँ पे लिख देते हैं, सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र को जो है, सेवा क्षेत्र को दो भाग में विभाजित किया जाता है भैया। एक तो हो गया आप लोग का, एक हो जाएगा आप लोग का सरकारी। ठीक है, इसमें आप लोग को पता है सरकारियों काम देता है सरकार, अब प्राइवेट भी रहता है जी। एक हो गया सरकारी और दूसरा हो गया गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी। अब आप लोग क्या उसको गैर सरकारी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट। और इसमें भी एक चीज़ें समानता आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। जो आप गवर्नमेंट में देखते हैं सेम चीज़ें आपको गैर सरकारी में भी देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है,
कुछ ना कुछ प्राइवेट। और देख इसमें कुछ ऐसा चीज है जो नहीं मिलता है, जैसे कि इसमें आ गया रेल सेवा, ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है आ गया, रेल आ गया, बीमा आ गया, ठीक है, बीमा आ गया। लेकिन यहाँ पे देख लो मॉल सेवा, ठीक है, ये भी सेवा जो है मॉल सेवा, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हम लिख दिए हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। मॉल सेवा किस किस क्षेत्र में आता है मॉल सेवा? अब यहाँ पे ले लो वित्त, वित्त मतलब पैसा से संबंधित जो कार्य करता है, वित्त सेवा, ठीक है, वित्त सेवा। तो मॉल यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन करके दे देगा कि बताइए गैर सरकारी कौन सा है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, प्राइवेट चीजें ही होता है। और ये जो गैर सरकारी और सरकारी होता है, ये समझना बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, चलो भैया, सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र दो भाग में विभाजित है, आप लोग को बता ही दिए। यहाँ पे पहला नंबर हम लिखे कौन? सरकारी, सरकारी। और सरकारी में आप लोग अगर परिभाषा लिखेंगे अपने तरह से, दोनों तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिस पर सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो मैंने आप लोग को बताया गैर सरकारी, ठीक है, अपने भाषा में, किताबी भाषा में नहीं समझना बच्चा। गैर सरकारी, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो किसी खास व्यक्ति, अ, व्यक्ति या कुछ लोगों, कुछ लोग का अधिकार हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही गैर सरकारी कहते हैं, गैर सरकारी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे? गैर सरकारी कहते हैं। चलो भैया, ये मुँह से हेलो हेलो, ला 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 ला। चलो भैया, गाना पे ध्यान नहीं देना है, इधर अपन लोग को पढ़ना है, ठीक है? चलो, ये चीजें क्लियर हो गई, तो आइए अपने भाषा में समझते हैं। सरकारी, सरकारी सेवा वह सरकारी सेवा क्षेत्र जब देश या राज्य के सरकार, देश या राज्य सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देता है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेता है, उसे ही हम लोग कहेंगे सरकारी सेवा क्षेत्र। अब मान लिया जाए कि जो शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर है, शिक्षक हो गया, इसमें रेल में जो है रेल कर्मचारी हो गया, रेल कर्मचारी हो गया, सरकारी बस भी चलता है, ठीक है, सरकारी बस भी चलता है। चलो सरकारी बस को छोड़ो आप लोग, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए ये चीज समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो सरकार के अधिकार अधीन में आता हो उसे ही हम लोग सरकारी कहेंगे, ठीक है। और सरकारी जो हो जाता है, जैसे सरकारी सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, आपका प्रश्न रहेगा। जैसे शिक्षक बता दिया आप लोग को, शिक्षा सेवा हो गया, सैन्य सेवा, सैन्य सेवा मतलब क्या हो गया? सैन्य मतलब क्या हो गया? बल जो होता है, सेना, सेना सब आ जाता है सेना में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, थल सेना, थल सेना, थल सेना, थल सेना, जल सेना, सेना और वायु सेना, वायु सेना, तीन प्रकार का सेना है, ठीक है।
भारत में कितने प्रकार का सेना है? 3 प्रकार का। थल सेना जो जमीन पे है, ठीक है, जमीन पे, सीधी बात समझो। थल मतलब होता है जमीन। अब देखो जल में मतलब नाभिक जो रहता है, देखे है ना, एक देश से दूसरे देश जो लाता है, उसमें भी सेना होता है जो जल में रहते हैं ज्यादातर। जल मतलब नाव शिप वगैरह पर रहते हैं। और वायु सेना जिसका काम होता है हवा में चलना। हवा में चलना मतलब वायुयान से सफर करते हैं और चीजों को देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं नहीं है। लड़ाई भी करना है तो ऊपरे ऊपरे लड़ेगा वो, ठीक है, ये होता है। शिक्षा सेवा में आप लोग का जो है, अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा में जितना भी विभाग हो गया शिक्षा से जुड़ा सब आ जाएगा। रेल सेवा में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेल ड्राइवर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा रेल सेवा में। बस सेवा आ गया, वायुयान सेवा आ गया, कृषि सेवा आ गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, सरकारी अस्पताल, अभियंत्रण सेवा आ गया, वित्त सेवा आ गया, ठीक है, वित्त सेवा आ गया, बैंकिंग सेवा आ गया, अन्य सरकारी सेवाएं जो है किस सेवा में आता है? सरकारी। आपने क्या समझा? सरकारी सेवा क्षेत्र वह देश जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले क्या दे रहा है? वेतन देता है और विभिन्न क्षेत्रों में काम लेता है, इससे सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आप लोग समझ गए और लिख भी दीजिएगा, आई होप। आइए गैर सरकारी सेवा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन मतलब बनाता है या करता है, ठीक है, सृजन का मतलब लाभान्वित होता है, मतलब दूसरे के लिए लाभान्वित होता है, और उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र में आ जाता है। कुछ कुछ बैंक जो है सरकारी है, कुछ कुछ प्राइवेट भी है। विद्यालय भी आ जाता है, दूर संचार सेवा क्षेत्र, यातायात सेवा क्षेत्र, और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, ये सब जो है किसमें किसमें? गैर सरकारी में। और मॉल सेवा, ठीक है, पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था मॉल सेवा, तो बच्चा घबरा गया था, वहां पे घबराना नहीं है, करना है, ठीक है, ओके। आ जाओ, दोनों आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत हुआ जी? कृषि क्षेत्र भी आप लोग को समझा दिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सब एक एक करके क्लियर कर लिए। इसमें जो है इसका जीडीपी ज्यादा है और इसका जो है इस अध्याय में वर्णन भी, चर्चा भी थोड़ा डिटेल से दे रखा है। आगे हम लोग देखते हैं, सेवा क्षेत्र जो है रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव संसाधन के लिए, संसाधन किसको कहते हैं बच्चा बताओ, एक बार कमेंट करके बता दो। संसाधन किसको कहते हैं? जो मानव की जरूरतों को पूर्ति करती है, वैसा संसाधन जो मानवों की जरूरत को पूर्ति करती है, सब संसाधन होगी। दुनिया में जो भी चीजें दिख रहा है, जो ये कलम क्या है, जरूरत के, मानव की जरूरत पूरा करे, डिजिटल बोर्ड मानव की जरूरत पूरा करे, चेयर हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, बोतल हो गया, बैग हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है क्या करता है? मानव की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये क्या हो गया? संसाधन हो गया। जो हमारी जरूरतों को पूर्ति करती है उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पे रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान जो है, मैंने आप लोग को बताया था ना, देखो वर्तमान समय में, और यहाँ पे मैंने आप लोग को क्लियर ही लिख के बता दिया था, कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पे देखो बताया था ना, 55.1%, लेकिन यहाँ पे आप आते हैं देखते हैं कि 50% योगदान है। तो कोई नहीं, ये जो है लिखा हुआ ये गलत नहीं है, 50%, 50-55% के अराउंड रहता है। तो आप याद रखेंगे, जो मैंने आप लोग को बता ही दिया सारा चीजें। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ये कहेंगे सर 50 की 55, ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये दोनों से मतलब उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र मिला के 44.9% है, और इसको आप 55% ही याद रखेंगे। कितना?
55% ही याद रखेंगे। चलो लिखिए देते हैं 55.1। हो गया, क्लियर हुआ, से ज्यादा हो गया है, ठीक है, कितना ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप गलती मत करना, ठीक है, लिख देते हैं ओकरो हम फिर से। सेवा क्षेत्र में जो है 55.1%। ओके। सेवा क्षेत्र का विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट मैंने आप लोग को पहले बताया था। जिस देश का मानवीय पूंजी मजबूत होगा उस देश का जो है आर्थिक विकास तेजी से होगा। समृद्धि मानव पूंजी श्रम शक्ति को जन्म देता है, ठीक है, जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्त योगदान, स्वास्थ्य, संचार आदि शामिल हो पाते हैं। जिस देश की मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जिस देश का आर्थिक विकास या विकसित है, जो देश विकसित है, ठीक है, जो देश विकसित है ठीक है, जो देश विकसित है उसे क्या कहेंगे आप? जो विकसित है उसको विकसित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पढ़ाए हैं आप लोग को। और जो विकास कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दें, जो देश विकास कर रहा है, जो देश विकास कर रहा है उसको क्या कहेंगे, जल्दी से। और आप लोग लिखिएगा सर होमवर्क वाला आंसर, ठीक है, क्या लिखिएगा, HWANS, ठीक है, HWANS आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसको 1 दे देते हैं नाम और इसको 2 दे देते हैं। पहला का सर ये हो जाएगा, दूसरा का सर ये हो जाएगा। ओके, चीजें क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का जो है महत्व क्या है, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, अब ये हम लोग बच्चा पार्टी समझते हैं। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सेवा क्षेत्र को हम जितना विस्तार करेंगे रोजगार जो है उतना ही अवसर मिलेगा। रोजगार और सेवा जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। सेवा क्षेत्र में आपने देखा कि रोजगार जो है बहुत ज्यादा है। आपने क्या देखा, इसके अंतर्गत रोजगार बहुत ज्यादा है, क्या है, रोजगार बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि सेवा क्षेत्र में जो है जीडीपी जो है अधिक है, क्या है, अधिक है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इसका अधिक है। कितना, 55.1% है। सेवा क्षेत्र में दूसरी बात इंपॉर्टेंस कि पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है। अगर एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, नोट करके यहाँ पे नोट करके हम लोग कर लेते हैं, जो देश में जितना शिक्षित होगा लोग, जो देश जितना शिक्षित होगा उतना ही विकसित होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, विकसित होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो शिक्षित लोग सेवा क्षेत्र में आते हैं और सेवा क्षेत्र का जीडीपी भी अधिक है और सेवा क्षेत्र में रोजगार भी अधिक है। तो रोजगार जो है कहाँ से निकल रहा है, सेवा क्षेत्र से ही निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, सेवा क्षेत्र से ही निकल रहा है। इसलिए बोले सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक है, यानी एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। सेवा क्षेत्र का हम जितना विस्तार करेंगे, बड़ा करेंगे, उतना ही रोजगार निकलेगा। हम मान लिया जाए हम अभी एक बड़ा सा सेवा आप लोग को सेवा दे ही रहे हैं, जैसे कि PW परिवार है जो बच्चों को हर साल, आज से नहीं बहुत दिनों से
ठीक है, 10 सालों से जो है सेवा, लगभग 10 सालों से सेवा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और ये छोटी सी एक अलग सर ने शुरुआत की थी इनको, और आज देखो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे पीडब्ल्यू नहीं है, कोई राज्य नहीं। लगभग भारत के लगभग राज्यों में पीडब्ल्यू का क्लास चल रहा है, पीडब्ल्यू को जान रहे बच्चे, हर चीज। ये क्या हो गया, विस्तार हो गया। अभी अलग सर से बहुत सारे शिक्षक जुड़ चुके हैं, बहुत सारे उसमें मेंबर आ गए। बोलो कि हाँ कि ना, अपने ही उदाहरण लेके बता दिए। ठीक है, ओके, ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को कि जितना ये क्या है, शिक्षा क्या है, सेवा क्षेत्र है। शिक्षा क्या है, सेवा क्षेत्र है। जितना हम इसको विस्तार किए उतना ही लोग इसमें रोजगार पाया। बहुत सारे जैसे गार्ड अंकल हो गए, सफाई कर्मी हो गए, बहुत है, बड़े बड़े, सबका अलग अलग काम है। ये सब क्या है, रोजगार का लोगों को अवसर मिल गया कहीं ना कहीं। उदाहरण के लिए एक बात करते हैं कि जब एक किसान खेती करता है तो एक नया रोजगार पैदा होता है, जैसे कि वह मेहनत करके अनाज उपजा के अच्छे कीमत पर बेचे। अब वो तकनीक, जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, ठीक है, इससे उसका फसल की पैदावार ज्यादा होगा। अगर कोई किसान है, कोई किसान है, कोई बुरा मत मानना मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है। बहुत सारे जो किसान हैं अभी के डेट में, पहले भी जो थे किसान, वो उतने शिक्षा को ग्रहण नहीं किए थे जितना उनको करनी चाहिए। पहला दूसरा तीसरा पढ़ के खेती बाड़ी करने लगे। अगर कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट, ठीक है, पढ़ा लिखा लोग जल्दी तो खेत जाना ही नहीं चाहता, हालांकि ये बात भी सच है। लेकिन अगर पढ़ लिख के कोई जा रहा है खेत में काम करने के लिए, और वहां पे वो किस ढंग से खेती करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से वो खेती करेंगे और अच्छी फसल पैदावार करेंगे वहां से, क्योंकि उसका टेक्निक अलग होगा, वो पुराने चीजों को नहीं समझेंगे। लेकिन जो हमारे दादाश्री हैं, उनके पिताजी जो होंगे, वो सब जो है पुराने युग से जो चले आ रहे हैं उन्हीं तरह से वो खेती करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसको हम बदलाव करें कि पानी कब चाहिए खेत में पानी कब चाहिए, खेत में खाद कब चाहिए, अगर हम सारा चीज अपने अनुसार करना शुरू करेंगे तो बच्चा पार्टी बताओ कि खेती बेहतरीन होगा कि नहीं होगा, होगा, है कि नहीं। आप कोई कहेगा सर जी आपको तो पता ना होगा कैसे खेती किया जाता, तो हम आपको बता दें, हम भी एक किसान के बेटे हैं और हमने भी खेती किया है, इसलिए नो टेंशन, ठीक है, हमने किया है, आप ये बोलना भी नहीं। और हमारे बिहार में लगभग लोग जो हैं, लगभग जो बच्चे हमें देख रहे होंगे, उनके पिताजी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े होंगे। ठीक है, अब आपके पिताजी नहीं होंगे जुड़े हुए, क्योंकि आप लोग मेरे से छोटे ही हैं, ठीक है, तो नए ही होंगे कहीं ना कहीं। तो उनके पिताजी मतलब आपके दादाजी से पूछ क्या होते हैं लोग, खेती से जुड़े हैं बिहार में। तो और भैया अगर वो नई तरीके से, नई तकनीक के आधार पे वो खेती करते हैं तो फसल का पैदावार ज्यादा होता है। इससे हम लोग दो बातें सीखें। क्या दो बातें सीखे भैया, कि अगर हम पढ़ लेते हैं तो अच्छा खेती कर लेंगे। दूसरी बात कि अगर हम लोग खेती करना सीखेंगे तो क्या होगा, रोजगार हमें बढ़ेगी। ठीक है, दो बात क्या है वो चीजें हम यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं। जब किसान अपने उत्पाद को अपने श्रम और क्षमता, यहाँ पे क्या लिखा गया भैया, हाँ, दक्षता, क्षमता से उसके गुणवत्ता, अरे यार गलत गलत गलत, यहाँ पे श्रम एवं शिक्षा होना चाहिए। मतलब मेहनत और शिक्षा से उसके गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो उससे रोजगार के नए अवसर जो है प्राप्त होंगे, इससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। तो किसान से अगर कृषि किया, कोई किसान जो है, अब समझना, किसान जो है अगर खेती किया, ठीक है, अगर खेती किया कोई किसान, मतलब कृषि, कृषि बोले तो खेती, ठीक है, कृषि किया, खेती किया, तो इससे क्या हुआ, अगर ये शिक्षित है, ये शिक्षित है और शिक्षित हैं, ठीक है, क्या है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
और ये दूसरी बात की अगर मेहनत करते हैं, मेहनत मतलब सर मतलब मेहनत, दोनों तरह से अगर खेती अच्छा करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। कैसे, ये खेती किए अपने अनुसार, तो क्या होगा, आप ही कहेंगे कि सर फसल तो आपने बताया अच्छा ही होगा, ठीक है, क्या होगा, फसल, फसल जो है क्या होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, फसल अच्छा होगा, अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा हुआ। अब फसल तो यहाँ तक आपने कर लिया, अब भैया हम लोग जो चावल वगैरह खाते हैं, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा एकदम पॉलिश वाला, वो चावल खाते हैं, ध्यान से समझना, बात आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो बाजार में चावल खरीदते हैं, उसका कीमत अगर देखो चावल की, अगर हम लोग चावल की कीमत देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अभी के डेट में अगर अच्छा चावल अगर आप लोग खाते हैं, तो कम से कम उसका दाम जो है 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया होता है। लेकिन वही जो हमारे किसान भाई चावल उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, तो धान अगर, जब धान ही लिख देते हैं, धान अगर जो उपजाते हैं, तो उसकी कीमत होती है 20 रुपया, 21 रुपया, 25 रुपया होता है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको बेच देते हैं महाजन के। महाजन क्या करते हैं, उसको मिल में ले जाते हैं, मिल में ले जाकर उस पर पूरा खत्म करके, मतलब पॉलिश तॉलिश मारता है, वही का उसी का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इस तकनीक से आधार पर अगर किया जाए, अच्छा फसल हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोजगार का क्या मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लोगों को इसमें, और लोगों को ये इन्वॉल्व कर लेंगे, क्या करे लेंगे, इन्वॉल्व करेंगे कि भैया आओ इस तरह से हम लोग काम करते। नहीं तो दूसरी बात आप इस तरह से भी समझ सकते, ये फसल उगाया, ये कहाँ भेज दिया, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में तैयार करने के लिए, और फैक्ट्री में तैयार किया तो वहां पे कौन मिला, उससे मजदूर मिला, रोजगार उसको मिल गया, उस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा, जब वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है, तो इससे जो है ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, बेचा जा सकता है। अगर क्वालिटी अच्छा रहा तो उसे अच्छा क्वालिटी दाम में बेच सकते हैं। अगर उसको अच्छी तरह से यहीं पे पूरा फ्रेश व्रेश कर दिया जाए, उसका जो लास्ट प्रोसेस बचता है फ्रेश करने का, अगर यहीं पे ये लोग कर लेते हैं, तो कितना होगा बताओ, बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब भैया बताओ, सब तो नहीं करते, लेकिन अब जो है कुछ होशियार आदमी, अब पकड़ना बात को, ठीक है, अब कुछ कुछ होशियार आदमी है जो आते हैं और क्या करते हैं भैया, ये किसान से जो है क्या करते हैं, फसलवा ले लेते हैं, और फसलवा लेके जाते हैं, जैसे आटे वाला गेहूं, मान लो किसान गेहूं उपजाया, गेहूं लिया बढ़िया क्वालिटी का, सबसे गेहूं ले लिया आराम से, लिया क्या रुपया, गेहूं लिया 25 रुपया किलो, ठीक है, किलो। ओकरे की करता है, कुछ नहीं, मिल में धा के फ्रेश उरेश करके साफ सुथरा बढ़िया से, ठीक है, मिल में धा के ओकरा में तनिगो जौ वगैरह मिलाता है, व्हाइट के लिए ज्यादा होता है, वो मिला उला के क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको बेच देता है, कहते हैं 40 रुपया किलो। इसने क्या ज्यादा इसने काम किया बताओ, इसने ये कहा है महाजन, महाजन जो अनाज वगैरह खरीदते हैं, और ये क्या हो गया, महाजन किससे खरीदा, किसान से, किसान के मिला 25 रुपया। किसान क्या किया, पहले बीज लिया, पहले खेत जुताई किया, बीज डाला, उसके बाद सारा चीज फसल उगाया, ज्यादा टाइम लिया, ये क्या, डायरेक्ट इनको पैसा दिया किसान को, भैया दे दो 25 रुपया किलो, दिया, और ये क्या किया, सिर्फ जाके फ्रेश व्रेश करके दो काम किया, फ्रेश किया, उसके बाद जाके क्या किया, मिल में पिसा के पैकेट में पैक कर दिया और बेच दिया। मुनाफा देख लो भैया, 1 kg में इतने मुनाफा है, तो कर सकते हैं ना। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है, और पढ़े लिखे रहेंगे तो अपना कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा ही लीजिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में, रोजगार सृजन के रूप में सेवा क्षेत्र का जो है भूमिका, सेवाओं का जो भूमिका है ऐसा है। भारत में लोग रोजगार उपलब्ध कराने का, भारत में लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने से लोगों की आवश्यकताएं जो है क्या होने लगी है, बढ़ती जा रही है। इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय, ठीक है, स्वास्थ्य,
परिवहन आदि क्षेत्र में क्या होता है, विकास किया जा रहा है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हमारी आवश्यकताएं क्या होगी, पूर्ति होगी। जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, हमारी आवश्यकता तभी पूरी होगी, नहीं तो नहीं पूरी होगी, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, कल कारखाना में लोग जो है काम ज्यादा करेगा, प्रोडक्ट ज्यादा सेल करेगा, ओके, इसलिए इसमें रोजगार बढ़ेगा। भारत में लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से लोगों की जो है आवश्यकताएं बढ़ती जा रही। इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो है विकास किया जा रहा है, जिससे हमारा जो है उत्पादन बढ़ेगा और आवश्यकताएं पूरी होगी। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, देश के जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम, भारत सरकार जो है, भारत सरकार की बात करें और राज्य सरकार, दोनों तो सेवा क्षेत्र में है ही, है कि नहीं, लोग को जो है पैसा दे ही रहे किसी कोई ना कोई काम करवा के, लेकिन उसके बावजूद जो लोग बेरोजगार है, किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहा है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो जुगाड़ किए, जैसे कि रोड वगैरह हो गया, उसको चारों तरफ रोड है, बीच बगल में क्या है, गाछ वृक्ष हो गया है ज़्यादा बड़ा बड़ा, तो उसको काट दो, साफ सुथरा करो, उस काम करने के लिए भी दिया जाता था। पहले काम के बदले क्या देते थे, अनाज देते थे। ये चल रहा था 14 नवंबर से 2004 तक चला, काम करो और अनाज पाओ। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह भी चला, जवाहर रोजगार योजना भी चलाया गया, ठीक है, उसके बाद नरेगा, ठीक है, नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार भी चलाया गया, बोलो हाँ कि ना। ये सब चीज जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया भी गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, ये सब जो है क्या है, ये भारत सरकार के द्वारा जो है, भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो है रोजगार प्रदान किया गया था, रोजगार प्रदान किया गया था, ठीक है। ये सब काम के बदले अनाज, स्वयं सहायता समूह, जवाहर रोजगार योजना निकाला गया था, ठीक है, नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम। उसके बावजूद भी देखा जाए तो हमारा जो राज्य है बिहार, वो भी जो है अभी तक बीमारू है, अति पिछड़ा है में आता है, ठीक है। बीमारू शब्द मूलतः भारत के 4 राज्यों जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सब जो है बीमारू राज्य में आ जाता है, ठीक है। बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश या ठीक है, कहीं कहीं आपको उड़ीसा देखने को मिलता है, कहीं कहीं उड़ीसा देखने को मिलता है, कभी पहले उड़ीसा था फिर राजस्थान, सॉरी पहले उत्तर प्रदेश था फिर उड़ीसा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ओके। आइए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, रोजगार वगैरह सब, सेवा क्षेत्र वगैरह सब, ये सब आराम से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलो भैया आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भारत में विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, ठीक है, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से रहा, मतलब सेवा प्रदाता के रूप में भारत का क्या भूमिका रहा, भारत के अंदर क्या भूमिका रहा, ये भी समझेंगे। बाह्य, ठीक है, बाह्य स्रोत मतलब बाहर से स्रोत, ठीक है, बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्सिंग, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दूसरे देश में रहती है, ठीक है, दूसरे देश की कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहेंगे, यहाँ पे लिख देता है, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण और स्वामित्व का मतलब होता है, बार बार बताता हूँ, मालिकाना हक, जैसे कि फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका जो है एक देश में नहीं अनेकों देश में जो है इनका चीजें मिलती रहती है, दूसरे देश में, तीसरे देश में। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपने कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्सिंग। जो बाहरी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है या अन्य कंपनी से संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं
अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था से समूह से अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बाह्य स्रोत बोलेंगे, आउटसोर्सिंग बोलेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछे ना पूछे अलग बात है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दे देगा इसमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे याद रखना, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ठीक है, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि, ये सब हो गया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, नरेगा या मनरेगा, ठीक है, पढ़ेगा कि चलेगा बोलो, है कि नहीं जी। तुम्हें देख कर चलो भैया, नरेगा या मनरेगा का पूरा नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम है। नरेगा या मनरेगा जो है, ठीक है, का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, बोला जाता है इसका पूरा नाम। इसे भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया था तथा तब इसका नाम था नरेगा। ठीक है, उस समय नाम था नरेगा, 2010 में इसका नाम बदल कर रख दिया मनरेगा। और ये भी जो है VVI है, 1 नंबर का जो है ये सवाल पूछा जाता है। क्या है, पूछा जाता है। और भी चीजें हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है, आ जाओ। सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र की जो है बुनियादी सुविधाएं क्या क्या है वो समझेंगे। आर्थिक और गैर आर्थिक, सेवा क्षेत्र में आर्थिक होता है और एक गैर आर्थिक होता है। ठीक है, आर्थिक हो गया वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार। ठीक है, ये हो गया आर्थिक। और गैर आर्थिक क्षेत्र क्या हो गया, शिक्षा, नागरिक सेवाएं एवं स्वास्थ्य मानव, ये सब हो गया। और यहां तक आपको ये चीजें अभी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, मुझे जैसा लग रहा है। सेवा क्षेत्र में आ जाता है आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है, ये क्षेत्र जो होता है विद्युत हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, ये तो हो गया आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक में। लेकिन गैर आर्थिक जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, नागरिक सेवाएं हो गया, स्वास्थ्य मानव हो गया, ये सब क्या हो गया, गैर आर्थिक। तो अगर ये चीजें अभी अभी इसको यहीं पे रहने दो, आगे हम आपको इसको डिटेल से हम समझते हैं। ठीक है, पूंजी के जो प्रमुख घटक है, लोगों के लिए क्या क्या जरूरत है, पैसे की जो है, लोगों को पैसे की जो जरूरत होती है किस चीज के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, यही चीज होता है। तो पूंजी के जो प्रमुख घटक है अगर पूछ दे प्रश्न तो आप लोग याद रखें, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आगे हम क्लियर करने वाले हैं, आप लोग को समझ लीजिएगा। बुनियादी सुविधाएं और आधारभूत ढांचा जो है, ठीक है, आइए, आर्थिक आधारभूत संरचना, और एक मैंने बताया आप लोग को आर्थिक आधारभूत संरचना, और दूसरा मैंने आप लोग को क्या बताया यहाँ पे, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। इसको समझेंगे हम लोग। इसमें जो है क्या क्या आ जाता है, आर्थिक आधारभूत संरचना में आ जाता है वित्त, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस जो रुपया पैसा से संबंधित कार्य होता है वित्त में होता है। और भारत का जो वित्तीय राजधानी है, भारत का जो है वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ऊर्जा, यातायात, संचार, ये हो गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षा। ठीक है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है नागरिक सेवा जिसे सिविल सर्विस बोला जाता है, हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, ये सब हो गया आपका गैर आर्थिक सेवा। ठीक है, गैर आर्थिक सेवा। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आर्थिक आधारभूत जो है, आर्थिक आधारभूत संरचना हम लोग समझ रहे हैं। देखो मैंने बताया ना कि शुरुआत में ही कि आगे हम आपको समझाएंगे, तो यहाँ आप समझना, आर्थिक आधारभूत संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली, लोगों की खुशहाली, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित जो है सम्मिलित किया गया है, जैसे वित्त, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र हो गया। और वही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा
वो ऊर्जा में क्या हो गया, कोयला हो गया, विद्युत हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा हो गया या अन्य, ये सब हुआ, ये सब हुआ। ठीक है। और यातायात, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान। ठीक है। संचार की अगर हम लोग बात करते हैं, डाक, तार, टेलीविजन, टेलीसंचार और मीडिया एवं अन्य, ये सब जो है किसमें आ जाता है, आर्थिक आधारभूत संरचना में आ जाता है। आर्थिक आधारभूत संरचना में ये सब आ जाता है। आप लोग को याद रखना, प्रश्न पूछ देगा, बताओ बैंकिंग क्षेत्र कौन सा है, बैंकिंग क्षेत्र, वहां पे नहीं, यहाँ पे बता दो, याद रखना ये चीजें। चलो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, गैर आर्थिक संरचना जो मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है। मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि करता है और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंत आर्थिक विकास में क्या करता है, आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैर आर्थिक। जैसे इसमें शिक्षा हो गया, एजुकेशन। ठीक है। अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च स्तर शिक्षा। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य शिक्षा। स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें आ जाएगा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम एवं अन्य। और नागरिक सेवा, सिविल सर्विस में हो गया सामाजिक चेतना, सफाई। इस सब में जो है आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में आपने समझा कि शिक्षा हो गया, इसमें जो है लोग सरकार के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, माध्यमिक ये सब शिक्षाएं हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नागरिक सेवा, ये सब दिया जाता है। ठीक है। ओके, आ जाओ यहाँ पे आपने समझा कि जो खुद के लिए उसने कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है, जैसे वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया। बोलो ये चीजें क्लियर हो गया आप लोग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो आधुनिक मंदी आधुनिक मंदी को सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, ये अब हम लोग समझने वाले हैं एकदम बारीक तरीके से। ठीक है। एकदम बारीक तरीके से। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा। ठीक है। कोनो दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना, आ जाओ। विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जबकि भारत पर, मतलब आधुनिक मंदी जो था, आधुनिक मंदी से जो है सेवा क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा, भारत पे बहुत कम। विकसित राष्ट्रों पे काफी, जो विकसित राष्ट्र था जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, ठीक है, उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जबकि भारत पर जो है कम पड़ा। जैसे जैसे युगों में परिवर्तन होते जा रहा है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया जो है परिवर्तन के साथ साथ बढ़ता जा रहा। अर्थव्यवस्था से पुरानी चीजों को विलुप्त होना इसकी पहचान है। पहले वाला चीज जो है धीरे धीरे हम लोग समाप्त करते जा रहे हैं, नई नई चीजों को लाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे युग में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया की परिवर्तन के साथ साथ बढ़ते जाता है, और अर्थव्यवस्था से पुरानी चीजों को विलुप्त होना इसकी पहचान है। समय परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति फैशन के शिकार हो गया है। समझ रहा है ना, तू लोग फटल का यहाँ से जींस पहनता है, किताब में लिख दिया फैशन का शिकार हो गया। अब कदनो एक बात बताओ, एक बात बताओ, लड़की सब ने टारगेट मत ले लेना हमको ठीक है। देखते यार लड़की यार देखिएगा जाएगी तो एकदम ही 5 किलो पाउडर पोतेगी मुंह पे, पूरे मुंह पाउडर पोत के एकदम बना लेती है बहुत। एक बात बताओ, तू सब लगेला का तू गोर हो जाएगी? अरे होगी नहीं होगी, जब भगवान बना के भेजा है करिया तो कहाँ से होगा गोर। यही वजह से हम कोनो क्रीम उरीम नहीं लगाते हैं। हमको बचपने में बोली थी मम्मी, देखो ये सब लगेला से कुछ होगा नहीं, तुम जैसन है वैसने हो जाए। हम बोले हम मम्मी अगर हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे तो कैसे होगा, लोग की कहेगा। तो बोला स्मार्ट लोग जो है, अच्छा लोग, सुंदर लोग सिर्फ रंग से नहीं होता है, अपने गुण से होता है। ठीक है। और वही चीज़ें होनी भी चाहिए। अभी मत के पाउडर क्रीम लगाना छोड़, लगाओ जितना लगाना है लगाओ, पैंट मरवा लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो लोग भी लगाता होगा सेंट उंट मार उठ के एकदम, बाप रे।
हद तो तब हो गया भैया जब हमने देखा कि एक लड़की थी मेरे साथ रिक्शा में आ रही थी, एकदम पूरी गोरी चिट्टी थी, ठीक है, गोरी थी, और उसके बाद इतना मोकअप मेकअप पे पोत ली थी देह मुंह में। भैया ये का है? विश्वास नहीं होता है, ठीक है, इसलिए शादी करने से पहले एक बार मुंह धोवा के जरूर देख लेना, नहीं तोरो साथ धोखा होगा, हमारे दोस्त के साथ बड़का धोखा हो गया है। अरे चलो ऐसे बता रहे थे मजा के लिए। चलो, तो यह आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, विकसित राष्ट्रों पे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जबकि भारत पर कम पड़ा। जैसे जैसे युगों में परिवर्तन होते जाता है वैसे वैसे जो है विकास की प्रक्रिया में क्या होने लगती है, परिवर्तन होने लगती है, बढ़ने लगती है। अर्थव्यवस्था से पुरानी चीजों को विलुप्त होना इनकी पहचान है भैया। समय परिवर्तन के साथ साथ जो है लोगों में मांग में परिवर्तन होने लगता है, व्यक्तियों का फैशन जो है फैशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो पहले मोबाइल आने था, आज मोबाइल बा हो गया है, ठीक ना, बहुत चीजें। पहले जींस बा नहीं था, जींस बा हो गया। तू लोग जब छोटा छोटा होगा शायद, पता नहीं, उतना तो हम कह नहीं सकते कन्फर्म, लेकिन हम इस चीज को गुजारे। हम जिस समय थे 5-10 साल का था, उस समय जीन्स आया ही था, और हम भी खूब पिने हैं जीन्स, ठीक है, पूरा जीन्स वगैरह नहीं तो होता, कपड़ा आता था दर्जन वाल दे के पूरा सिलाओ एकदम, पहनो एकदम, और वो टाइट फाइट नहीं, नीचों से ऊपर सेम बराबर, ठीक है, नीचों से ऊपर सेम बराबर। अभी भी कुछ कुछ अंकल जी को देखिएगा तो पूरा यहाँ से वहां तक बराबर रहते हैं, पहनते हैं वो लोग, अच्छा लगता है, कोई नहीं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं भारत पर जो इनका असर कम पड़ा, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत था, काफी मजबूत अवस्था में था। अभी यहाँ इंजीनियर जो है, हम लोग का इंजीनियर है, आज भी जो है आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, मतलब आउटसोर्सिंग हो गया, दूसरे देश से जो अपने देश में अर्न कर रहा है, ठीक है, दूसरे देश में। हमारे देश के इंजीनियर दूसरे देश में जाता है, ये बात याद रखना। जो आज बाह्य स्रोत है आउटसोर्सिंग में लगे हुए, खास करके भारत के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है, और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का स्थान अव्वल रहा है। और हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। भारत के बेंगलोर जैसे शहर को जो क्या बोला जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व अग्रणी, ठीक है, भारत के बेंगलोर जैसे शहर को सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर भी कुछ पड़ा है। हमारे राज्य के जो इंजीनियर हैं मंदी में पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे, ठीक है, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिरे पर उन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आते थे उसकी मात्रा क्या हो गई, घट गई, ठीक है, ये चीजें। चलो भैया, आप लोग का जो है अध्याय समाप्त हो जाता है। इस अध्याय में हमने देखा, विशेष रूप से अगर देखा तो क्या देखा, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये तीनों जो है आप लोग के लिए, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। और रही बात, आप लोग से जो है प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सेवा क्षेत्र में क्या आता है, क्या क्या आता है, ठीक है, क्या 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 आता है, क्या क्या आता है, पूरा लिखें, आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, पूरे लिखें, ठीक है, आता है बताना है कृषि क्षेत्र में। और ये सब प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम, इसलिए बोल रहे हैं अब ये लिख लीजिएगा, कृषि क्षेत्र का लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा सेवा क्षेत्र का लिस्ट बना लीजिएगा, सेवा क्षेत्र का जो है लिस्ट बना लीजिएगा। और एक और मनरेगा के बारे में लिखें। सौ दिनों का काम दिया जाता है मनरेगा में, ओके, मैंने छोड़ दिया था, अभी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, तेरे बिना नहीं जीना। चलो भैया, तो इस अध्याय को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हमने कोशिश किया कि बहुत कम समय में आप लोग का जो है बहुत चीज़ों को कवर कर लें, ठीक है,
टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और टाइम का महत्व देते हुए हमने इस अध्याय को खत्म किया। इसमें जो है 3 चीज़ जो है पूछा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। इससे जो है यही तीनों से पूछा जाएगा, कभी कभी मनरेगा से चिपकाता क्वेश्चन, उसके बाद इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी लिख दूं। आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन तब फिर भी चीज़ों को हमने समझा बारीक तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा जिस तरह से मैंने पढ़ाया, अगर लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। हाँ ओके, तो भैया यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को इतना बड़ा धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब कहने का अगले अध्याय में मिलेंगे, ठीक है। तो चलें फिर, बाय बाय।